इस दक्षिण तमिलनाडु प्रांत के विश्व संवाद केंद्र की ओर से आयोजित इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सम्मिलित सभी दर्शक श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज पूरे देश भर में कृषि कानूनों के संबंधित बड़ी चर्चा हो रही है और केवल देश में ही नहीं तो विदेशों में भी इसके संदर्भित कुछ बातें सामने आ रही हैं। कोविड के दौरान 5 जून 2020 को 5 जून 2020 को भारत सरकार ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संदर्भित 3 प्रकार के कानूनों को पारित किया। 3 प्रकार के ऑर्डिनेंस लाए गए। ये जो 3 प्रकार के ऑर्डिनेंस लाए गए, इनके माध्यम से देश भर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संदर्भित बहुत बड़ा बदलाव आने की स्थिति आई है। मगर जिस दिन से इस प्रकार के कानून संसद में पारित हो गए, उसके पूर्व और बाद में भी यह एक विवादास्पद इस प्रकार से बन गए हैं या बनाया गया है। जहां तक कि भारतीय किसान संघ का संबंध है तो भारतीय किसान संघ ने शुरू से ही इन कानूनों में सुधार करने की दृष्टि से बात की थी। आज दिल्ली में कुछ किसान संगठन बैठकर वहां दिल्ली को जाम करते हुए, कुछ रास्तों को बंद करते हुए बैठे हुए हैं और वहां बैठे हुए जो किसानों के संगठन हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, इन कानूनों को पूरी तरह से खारिज करने की बात कर रहे हैं, उनको रिपील करने की बात कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ का एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संबंधित बहुत पहले से ही यह सुनिश्चित मत रहा है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। देयर शुड बी दी हेल्दी कंपटीशन फॉर दिस एग्रीकल्चर। हमारे देश में 1947 के बाद में जब इंडिपेंडेंस मिला है, तब से एक रेगुलेटेड मार्केट यानी एपीएमसी की व्यवस्था हमारे देश में आ गई। मगर एपीएमसी की व्यवस्था आने के बाद में भी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने अपने सुविधा से कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग यह विषय स्टेट के पास में है और सेंटर इसके लिए कुछ कानून नहीं बना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल गाइडलाइंस दे सकती है, मॉडल कानून बना सकती है। कानून बनाकर उसका प्रत्यक्ष इंप्लीमेंटेशन करने का काम जो है वो राज्य सरकारों को करने का है। अपने देश में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संबंधित भी कभी कोई ठोस इस प्रकार का पॉलिसी हमको दिखाई नहीं देती है। शुरू में एकदम ध्यान में आता है कि जब हमारे देश में अनाज के मामले में कमी थी तो उस समय कुछ अलग प्रकार की बातें चल रही थी, बाद में भी उसकी कुछ अलग प्रकार की बातें हुई। कुछ दिनों तक तो इस प्रकार की स्थिति थी कि सरकार मोनोपोली के रूप में ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का परचेसिंग करती थी, प्रोक्योरमेंट करती थी। महाराष्ट्र में मोनोपोली कॉटन परचेसिंग स्कीम थी। इस स्कीम में ही किसान को अपना सब प्रकार का कपास देना पड़ता था और उसमें बहुत बड़े प्रमाण में अनियमितता होती थी, इरेगुलरिटी होती थी, भ्रष्टाचार होता था और उसके बाहर अगर ज़्यादा भी भाव मिल रहा है तो भी किसान उनको बेचने के लिए उसको मनाही थी। या दूसरा उदाहरण राजस्थान में देखने को मिलता है कि राजस्थान में 80s के मिड में वहाँ जो
मसाला जीरा होता है उसका मार्केटिंग करने के लिए केवल किसान जो है वो अपने तहसील में ही बेचना करके उसके ऊपर प्रतिबंध था। वो अपने तहसील के बाहर माल नहीं लेकर जा सकता था और यह स्थिति बहुत सारे राज्यों में थी कि किसान अपना माल अपने जिला के बाहर बेच नहीं सकता था, अपने तहसील के बाहर बेच नहीं सकता था और दूसरे जिले में उससे ज़्यादा दाम मिलेगा तो भी उसको बेचने के लिए वो पाबंदी थी, बैन था। तो ये जो लिमिटेशंस किसान के ऊपर थे इसका विरोध किसान संघ ने शुरू से ही किया है। फिर राजस्थान में 86, 87 में या महाराष्ट्र में, तेलंगाना में कॉटन मोनोपोली के विरोध में किसान संघ ने विरोध करते हुए इनको रद्द करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संबंधित किसान संघ का मत ये रहा है कि वहाँ एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए और उसके लिए 3 टायर सिस्टम ऑफ मार्केटिंग शुड बी देयर। What is that 3 tier marketing system? In that 3 tier marketing system, government procurement at MSP. Another thing is that there should be the APMC, means regulated market, as well as there should be the private markets. So these type of the 3 tier system should be there. That was the very लॉन्ग डिमांड ऑफ BKS। अगर इस दृष्टि से देखते हैं तो आज के ये जो कानून आए हैं ये कानून किसान संघ की जो इस प्रकार की खुली अर्थव्यवस्था के दृष्टि से, खुले बाजार के दृष्टि से बात करते हैं तो ये ठीक है। जो APMC की बात थी उस APMC के संदर्भित From 2002, the different governments trying to reform it, but no state government was responding to it. उसके लिए किसी राज्य सरकार ने आगे आकर उसमें सुधार करने की बात नहीं की। केवल 2 राज्यों में इसने बात की, एक था बिहार और दूसरा महाराष्ट्र। तो बिहार ने अपने स्टेट में से पूरी की पूरी APMC को ही एबॉलिश कर दिया। अब वहाँ का किसान केवल प्राइवेट ट्रेडर्स के भरोसे पर अपना माल बेचता है और महाराष्ट्र ने अपने यहाँ निजी बाजार समिति को यानी प्राइवेट मार्केट कमेटी को परमिशन दी और यह परमिशन देने के बाद में महाराष्ट्र में 63 प्राइवेट मार्केट्स चल रहे हैं। उसमें से अबाउट 5 मार्केट्स आर डूइंग वेल बिजनेस, others are not working up to the mark. But besides that, the traditional regular markets are also going on. तो ये व्यवस्था उन्होंने वहां दी है। अब ये जो 3 प्रकार के कानून लाए गए, इसमें एक वन नेशन वन मार्केट की बात है, एक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, तीसरा इसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स के बारे में। वैसे बीच में एक प्रकार की रिफॉर्म हो चुकी थी कि किसान देश के किसी भी मंडी में जाकर अपना माल बेच सकता है और किसान उस प्रकार से अपना माल दूसरी मंडी में जाकर बेचते थे। मगर कोई भी प्राइवेट ट्रेडर किसान से खरीद नहीं कर सकता था। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है कि पहले ये अनुमति थी किसान को कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपना माल बेच सकता है, केवल उसको इतना ही था कि वो मार्केट कमेटी में बेचना पड़ता था और व्यापारियों को भी मार्केट कमेटी में आकर ही वो माल खरीदना पड़ता था। मगर अभी इस कानून के तहत
ये ज्यादा फैसिलिटी ट्रेडर्स को मिल गई है कि ट्रेडर कैन नाउ गो टू द फार्म गेट एंड ही कैन परचेस द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम हिज फील्ड डायरेक्टली। पहले यहां जो एपीएमसी की व्यवस्था चल रही थी, वो एपीएमसी की व्यवस्था से भी किसान कोई खुश नहीं था, क्योंकि उसको उसमें बहुत सारा कमीशन देना पड़ता था। The amount of that commission goes up to 20 to 22% of his sale। इसके बाद में वहां जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, वहां जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। इस सब के कारण उसके मन में भी उसके प्रति कोई आस्था नहीं थी। बहुत ही ऐसी कम एपीएमसीज हैं कि जहां इस प्रकार की सब सुविधाएं किसान को मिलती थी। इस दृष्टि से विचार करते हैं तो व्यापारी उसके खेत तक आकर जो माल खरीदने की बात कर रहा है, वह एक दृष्टि से एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनने की स्थिति आ सकती है। किंतु ये जो तीनों कानून हैं, ये तीनों कानूनों को अगर हम अभी के स्थिति में लागू करते हैं, उसमें कोई बदलाव किए बिना, तो उसका किसानों को लाभ कितना होगा, इसके बारे में मन में शंका पैदा होती है। इनको लागू करते समय हमको उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, और इस प्रकार की सुधार करने की बात ही भारतीय किसान संघ शुरू से कर रहा है। सरकार ने इसमें एमएसपी का कोई उल्लेख किया नहीं, मगर जब से बातचीत बढ़ी है तो सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर खरीदेंगे, वी विल प्रोक्योर दी ऑल एग्रीकल्चर गुड्स एट एमएसपी, and that is true, because the Prime Minister as well as the Agriculture Ministers has given the assurance that they will continue with the MSP system। परंतु किसान संघ का कहना है कि ये जो सरकार का एमएसपी देने की बात है या एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट करने की बात है, इसका कितना किसानों को लाभ मिल रहा है? इसका केवल 6% फार्मर को ही लाभ मिल रहा है। पूरे देश का 6% फार्मर ही इसको लाभान्वित हो रहे हैं। बाकी जो अभी कुछ इस 4-5 साल में प्रोक्योरमेंट बढ़ी है, तो थोड़ा बढ़कर 10% तक हुआ होगा। मेरे पास में अभी लेटेस्ट फिगर नहीं है, मगर हम ये भी मान लेते हैं कि 10% किसान अगर इससे लाभान्वित हो रहेंगे, तो व्हाट अबाउट द 90% फार्मर्स in our country? Near about 85% farmers are the small or the marginal farmers. So all these farmers are selling their produce in mandi at distress। अभी ये कानून लागू होने के बाद में भी एक जो सर्वे आया है, उस सर्वे में केवल 2 महीने की बात की है, अक्टूबर और नवंबर की। विद इन दिस 2 months किसानों ने अपना प्रोड्यूस एमएसपी के नीचे बेचा है, उसकी वैल्यू हो रही है 1900 करोड़ रुपीस। तो सरकार का एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट करना, यह सब किसानों को लाभ मिलने वाली बात नहीं होती है। और उसमें भी ये 6%, 10% में 90% किसान जो है वो पंजाब हरियाणा के आते हैं। हम उड़ीसा में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, आसाम में जाते हैं, बिहार में देखते हैं, तो वहां किसान को पता ही नहीं कि सरकारी खरीद क्या होती है। They don't know the MSP, they don't know the any procure system is there, any NAFED is there, any FCI is there, they don't know about it।
और हमारा ये कहना है कि सबके सब जिम्मेवारी सरकार के ऊपर ही क्यों आनी चाहिए। सरकार प्रोक्योरमेंट करे फॉर द स्ट्रेटेजिक स्टोर, सरकार प्रोक्योरमेंट करे फॉर द पीडीएस, सरकार प्रोक्योरमेंट करे फॉर द फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, किंतु वो एक बैलेंस्ड व्यवस्था दे, लेवल फील्ड्स सेम करें और उस लेवल फील्ड के साथ में अगर बाजार चलेगा तो उसका लाभ सबको मिलेगा। इसके लिए ये करना होगा कि सरकार को कि एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए, वेदर गवर्नमेंट प्रोक्योर, वेदर इट ट्रेडिंग इन द एपीएमसी और इफ एनी प्राइवेट ट्रेडर इज कमिंग टू फार्मर, देयर शुड बी गारंटी ऑफ मिनिमम एमएसपी। तो ये एमएसपी को लीगलाइज करने की आवश्यकता है। जब लीगलाइज करेंगे तो एक लेवल फील्ड समान हो जाएगा और उसके ऊपर फिर व्यापार चलेगा तो सबको उसका लाभ मिलेगा। जो हमारा मार्जिनल फार्मर है उसको भी लाभ मिलेगा और सरकार का भी इतना सारा खरीदने का जो बर्डन उनके ऊपर आता है वो भी नहीं रहेगा। सरकार की जितनी आवश्यकता है उतना बाजार से खरीद लेगी, बाकी लोग ट्रेडर्स खरीद कर अपना व्यवहार चलाएंगे। इस वन नेशन वन मार्केट में सरकार ने जो व्यापारियों को अनुमति दी है, ट्रेडर्स को परमिशन दिया है, वो ट्रेडर्स को दी हुई परमिशन बहुत ही लिबरल है। गवर्नमेंट ने जो परमिशन दिया है वो केवल इतना बताया है कि पैन कार्ड के आधार पर कोई भी ट्रेडर किसान के पास में जाकर खरीद कर सकता है, या जिस व्यापारी को कुछ खरीदना है तो उसके पास पैन कार्ड होना पर्याप्त है, दैट इज सफिशिएंट। किंतु हम लोगों को मालूम है कि आज भी ये कानून आने के पहले भी, कानून आने के बाद में भी अनेक प्रकार के व्यापारी किसानों के पास में आते हैं, उनका माल खरीदकर थोड़े से पैसे देकर माल लेकर चले जाते हैं और उसका पैसा किसान को मिलता नहीं है, किसान को ठगा जाता है। और ऐसे सैकड़ों केसेस हिमाचल से लेकर तमिलनाडु तक हमको देखने को मिलते हैं। वो अनाज के मामले में मिलते हैं, वो सब्जी के मामले में मिलते हैं, वो फलों के मामले में मिलते हैं। और इस प्रकार से किसान को जो है वो धोखा देकर एक तरह से व्यापारी जा सकता है। तो किसान संघ का कहना इसमें है कि जो व्यापारी किसान के पास में आ रहा है, he should be registered with the central government as well as the state government with the bank security. Then the farmer can identify him whether it is a genuine or not. What is his capacity to purchase? What is the capacity of the trading? It should be known to each and everyone. Then if there is any irregularity is there, the kisan can catch him. Then another thing is that if there are the disputes in whether it is in contract farming or the one nation one market law, if there are the disputes are there, the government has suggested the mechanism of the revenue department's regular mechanism to resolve these issues. But we are all aware about that, how these revenue systems are working, and that can be influenced by the powerful persons easily. उसके लिए किसान संघ का कहना यह है कि किसानों के इस प्रकार के जो डिस्प्यूट्स आते हैं, ऐसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए there should be the separate agriculture courts at the district level. We are having the consumer courts, we are having the labor courts, we are having the courts for the employers, employees, but there are the no agriculture courts for the farmers. This is the need of the hour. To resolve the all issues in his own district, there should be the separate agriculture courts at district level.
So these are the three main demands regarding these two issues. When we are talking about the contract farming, there are the no clarity about the what we called it as what is the quality of produce, or what are the prices of the inputs, what are the price for the advice. तो ये जो उस माल का दर्जा है, जो स्पॉन्सर से खाद लेना है, बीज लेना है, तकनीकी सलाह लेना है, तो उसका कीमत क्या रहेगा इसके बारे में इसमें स्पष्टता नहीं है। वो स्पष्टता होने की आवश्यकता है। ये जो एमओयू बनेगा, ये एमओयू इंग्लिश एज वेल एज द वर्नेकुलर लैंग्वेज में भी बनना चाहिए। और अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है तो उस नेचुरल कैलामिटी में भी उस कॉन्ट्रैक्टेड फसल का सबका सब हिस्सा उस कॉन्ट्रैक्टर को लेने की भी कुछ न कुछ उसमें बात होने की आवश्यकता है। उसमें और भी कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ में हम स्पष्टता करने की आवश्यकता है। तीसरा जो इसका इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का विषय है, अभी का जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इट इज ए 1955 इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। द सिचुएशन इन 1955 एंड 2020s इज वेरी मच डिफरेंट। In 55, we do not have the ample agriculture produce. उस समय हमारे पास में शॉर्टेज था, और आज 2020 में देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कि हमारे पास में जो प्रोड्यूस है उसको रखने के लिए और उसको डिस्पोज कैसे करें, ये हमारे लिए एक समस्या का विषय बनते जा रहा है। तो ऐसे समय में ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट होने की बात किसान कर ही रहे थे, क्योंकि अधिकतर बात ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का उपयोग पॉलिटिकल टूल के बारे में ही किया जाता है। अभी भी जब ये कानून लागू हो रहा था, ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट हो चुके थे, ऐसे समय में भी जब ओनियंस की प्राइसेस बढ़ने लगी थी तो इसको भी अचानक एक्सपोर्ट बैन करके किसान को जो थोड़ा इनकम हो रहा था उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई, और ये केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया कदम था। तो किसानों की ये मांग थी कि इसको पॉलिटिकली उपयोग न करते हुए इसको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स में से सब वस्तुओं को बाहर निकालना चाहिए। मगर देश हित की बात करते हैं तो ये ऐसे कंडीशंस में लागू भी होना चाहिए कि उस कंडीशन में जब उस प्रकार की आवश्यकता देश को लगेगी तो उसके लिए कुछ प्रावधान उसमें किया है, जैसे कि इफ देयर इज ए वॉर सिचुएशन, if there is a flood situation, if there is a drought situation, or any natural calamity is there, or if there is a 100% increase in the perishable goods or 50% increase in the non-perishable items, this essential commodity act will be acted. But the big corporate houses exempted from this type of the provision. Why? That is our question. इसमें जो बड़े उद्योग है उनको, जो निर्यात करने वाले, जो प्रोसेसिंग करने वाले हैं, उनको अप टू देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देयर विल नॉट बी एनी दिस टाइप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन फॉर द स्टोरेज, और दिस टाइप ऑफ द conditions will not be implemented on them till their installed capacity. वो प्रतिबंध उनके ऊपर तब तक नहीं लागू होंगे जब तक उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है।
किसान को तो इसमें से हो सकता है कि थोड़ा सा फायदा होगा, किंतु जो सामान्य उपभोक्ता है उस उपभोक्ता को इस जमाखोरी के कारण इसमें से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस दृष्टि से इसको भी सबके साथ में लाने की आवश्यकता है। कोई बड़े उद्योगों को इस प्रकार की इसमें से छूट देने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी इस प्रकार की जो विशेष परिस्थिति निर्माण होती है तब इनको भी इस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत लाना चाहिए। तो इस प्रकार की बातों के साथ में, इन प्रकार के सुधारों के साथ में, इस प्रकार के रिफॉर्म्स के साथ में, अमेंडमेंट के साथ में अगर हम इन कानूनों को लेकर आते हैं तो इसका फायदा सही मायने में किसानों को होगा। आज जो कुछ किसान संगठन दिल्ली में बैठकर बात कर रहे हैं कि हाँ या ना में you repeal it, then we will talk. This is not good one. This is not advisable as well. तो किसान संघ इसलिए इन संगठनों का जो आंदोलन चल रहा है इसमें नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब बात आई थी कि इसमें कुछ एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स आए थे, अर्बन नक्सल की भी बात चल रही थी, कुछ संगठनों के मंचों से ऐसे लोगों की रिहाई की भी बात हुई थी। पूरा शुरू से ही जो विरोध हो रहा था, तो किसान संघ का विरोध जो था वो पॉइंट्स के आधार पर हम विरोध कर रहे थे और एमएसपी को लीगलाइज करने की बात कर रहे थे। मगर इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका जो विरोध था वो शरद पवार जी ने तो स्वयं ही कहा था कि एपीएमसी में 22% तक किसानों से एक्सपेंडिचर लिया जाता है, तो उसको कम करने के लिए हमको इसमें रिफॉर्म करने चाहिए। तो इसलिए ये जो विरोध करने वाले लोग थे तो वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे थे। मगर जब दिल्ली का आंदोलन शुरू हुआ तो उस दिल्ली का आंदोलन ये एंटी सोशल, एंटी नेशनल पहुंच गया, और इसीलिए आज जो ये किसान संगठन बात कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग ओनली फॉर द रिपेलिंग ऑफ दिस एक्ट। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट, and Bharatiya Kisan Sangha is not agreeing with that repealing this law, but we want some amendments what we discussed earlier, that amendment should be कि उसमें क्या करें। भारतीय किसान संघ जैसा संगठन जैसे ऑर्डिनेंस आए हैं उस समय से इस संदर्भ में बात कर रहा है, और भारतीय किसान संघ पूरे देश भर का एकमात्र ऐसा संगठन है कि जिसका देश के हर राज्य में संगठन है। इसके साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर के जो एक्सपर्ट लोग हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लोग हैं, अच्छे किसान हैं, ऐसे को मिलाकर एक समिति बनाकर उसमें से आगे का रास्ता निकालने की आवश्यकता है। यह जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो इसके ऊपर अमल करते हुए इसमें से रास्ता निकालना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है और सरकार भी कह रही है कि हम वार्ता के लिए तैयार है, तो हम सब लोगों को मिलकर, और सरकार को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड आस्क ईच एंड एवरी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग दिस लॉज, और उसके बाद में ही अपना सब लोगों का मत लेकर इसमें आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए, तभी यह गतिरोध खत्म हो सकता है। यह निश्चित है कि एक कॉम्पिटिटिव फील्ड रहने की आवश्यकता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए, और इस प्रकार की हेल्दी कंपटीशन होने की दृष्टि से आज के जो कानून आए
हैं उससे फ़ायदा हो सकता है, मगर ये फ़ायदा तभी हो सकता है जब भारतीय किसान संघ ने जो बातें रखी है, जिसमें एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए, ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ट्रेडर जो डिस्प्यूट्स हो गए उसके लिए एग्रीकल्चर कोर्ट्स होने चाहिए, और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स के लिए जो बड़े उद्योगों को छूट मिली है वो छूट उसमें से समाप्त करनी चाहिए। अगर इन बातों को करते हैं तो इन कानूनों का सही लाभ किसानों को हो सकता है। धन्यवाद।